अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स यानी लहरों के इंतबाक, इस चैप्टर के हम इससे पहले 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने वो पाँचों लेक्चर्स डाउनलोड कर लिए होंगे, उनको देख लिए होंगे और उन पर से नोट्स भी बना लिए होंगे। आज इसी चैप्टर का जो है हम छठा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए अब हम हमारी पूरी जो तवज्जो है वो इस लेक्चर पर देते हैं कि इस लेक्चर में आज के हमारे पॉइंट्स जो हैं वो कौन से हैं। तो आप देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट हमको आज डिस्कस करना है वो है फितरी तवातिर यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सवाल ये पैदा होता है कि ये फितरी तवातिर या नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है। देखिए, बहुत आसान सी चीज़ है। आप सब लोगों को पता है कि जब हम किसी सॉलिड चीज़ को किसी दूसरी सॉलिड चीज़ से ठोकते हैं, मतलब उसको हीट करते हैं, तो उसमें से आवाज़ पैदा होती है। या फिर जब हम किसी चीज़ को, मतलब किसी सॉलिड चीज़ को उसका जो औसत मकाम है वहाँ से उसको डिस्टर्ब करके हटा देते हैं और उसको अचानक छोड़ देते हैं, तो उस वक्त वो वाइब्रेट होने लगता है और साथ में आवाज़ें भी पैदा करता है। तो जब भी हम किसी जिस्म को हिट करते हैं, मतलब उसको ठोकते हैं किसी दूसरे जिस्म से, या उसको उसके औसत मकाम से डिस्प्लेस करके यानी उसके औसत मकाम से उसको हटाकर छोड़ देते हैं, उस वक्त वो जिस तवातीर के साथ वाइब्रेट होता है, जिस तवातीर के साथ वो इर्तियाश करता है, उसे फितरी तवातीर कहते हैं या वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। आइए इसकी जो तारीफ़ है हम उस पर नज़र डालते हैं। बहुत आसान सी तारीफ़ होगी। जब किसी जिस्म को ठोक दिया जाता है यानी हिट कर दिया जाता है या उसके औसत मकाम से उसे हटाकर छोड़ दिया जाता है, तब वो जिस्म जिस तवातीर के साथ इर्तियाश करने लगता है, उस तवातीर को उस जिस्म की फितरी तवातीर यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यहाँ पर आप एक ख़ास जो नुक्ता है वो ये ध्यान में रखिए कि जब भी कोई जिस्म अपनी फितरी तवातीर से मुर्तइश होता है, उस वक्त उस पर कोई बैरूनी इर्तियाशी क़ुव्वत का अमल नहीं होता है। शायद आपके जहन में आ रहा होगा कि किसी भी जिस्म के अंदर से आवाज़ या जो बुनियादी तवातीर की जो आवाज़ उसमें पैदा हुई, वो उसको ठोकने पर या उसको डिस्प्लेस करने पर हुई, तो बस उतना ही अमल यहाँ पर होता है। यानी बाहर वाली क़ुव्वत का सिर्फ उतना ही रोल होता है, उससे ज़्यादा नहीं। जिस्म के अंदर बाहर वाली क़ुव्वत यानी लगातार बैरूनी इर्तियाशी क़ुव्वत का अमल करना जो है वो इसमें लाजमी नहीं होता है। ओके, अब हम हमारी अगली जो टर्म है वो देखते हैं। अगली टर्म जो हमको आज डिस्कस करना है वो है आज़ाद इर्तियाश, मतलब फ्री वाइब्रेशंस। आप लोग देखिए, इसके नाम में ही लफ्ज़ आज़ाद यानी फ्री वर्ड आया है। इसका मतलब ये ऐसे वाइब्रेशंस हैं, ये ऐसे इर्तियाश हैं जो फ्री हैं। सवाल ये होता है कि किससे फ्री। तो यहाँ बहुत आसान सा कंसेप्ट आप ये ध्यान में रखिए कि ऐसे इर्तियाश जो बैरूनी इर्तियाशी क़ुव्वत से आज़ाद हों, मतलब जिनमें बैरूनी इर्तियाशी क़ुव्वत का अमल दखल ना हो, उन इर्तियाश को हम आज़ाद इर्तियाश कहते हैं। ओके, आइए पहले हम इनकी जो तारीफ़ है वो देख लेते हैं। इसकी जो बुनियादी तारीफ़ होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि जब किसी जिस्म को उसके औसत मकाम से हटा दिया जाता है और फिर उसको आज़ादाना तौर पर छोड़ देते हैं, तब वो जिस्म अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, मतलब अपनी फितरी तवातीर से इर्तियाश करने लगता है। वो जो भी इर्तियाश करता है उससे यानी उस इर्तियाशी हरकत को हम आज़ाद इर्तियाश कहते हैं। ओके, अब अगर इसकी हमको अगर कोई मिसाल से अगर इसको समझना हो तो देखिए, बहुत आसान सी मिसाल है। आपने सिंपल पेंडुलम ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इससे पहले। तो सादा रक्कास जो है, उसका जो बॉब होता है, अगर हम उस बॉब को औसत मकाम से हटाकर किसी भी इंतहाई मकाम पर ले जाएं और उसको सिर्फ छोड़ दें, उसको वहाँ से सिर्फ रिलीज़ कर दें, तो उस वक्त वो जो जिस्म यानी वो जो बॉब है वो जो हरकत करेगा, जाहिर सी बात है वो इर्तियाश करेगा, वो बार बार वाइब्रेट होते रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा इधर से उधर, यानी एक इंतहाई मकाम से दूसरे इंतहाई मकाम तक वो वाइब्रेट होता रहेगा। तो ये जो वाइब्रेशंस वो करेगा ये आज़ाद इर्तियाश हैं, क्योंकि इन इर्तियाश के दौरान उस जिस्म के ऊपर कोई बैरूनी इर्तियाशी क़ुव्वत का अमल नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ पर आप एक ख़ास नुक्ता जो नोट करना है आपको, एक ख़ास पॉइंट जो आप नोट करेंगे
वो ये है कि जब भी कोई जिस्म आज़ाद इर्तियाश करता है वो हमेशा अपनी फितरी तवातीर यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ही इर्तियाश करता है। ओके, आइए अब हम अपने अगले टॉपिक को देखते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक हमको देखना है वो है जबरी इर्तियाश यानी फोर्स्ड वाइब्रेशंस। अब आप देखिए यहाँ जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है, जो नाम हमने इस्तेमाल करे, वो नाम खुद इसकी तारीफ बयान कर देते हैं। अगर हम उर्दू लफ्ज़ पे गौर करें, जबरी इर्तियाश मतलब ऐसा इर्तियाश जो जबरन हो, जो किसी के दबाव में आकर किसी के ज़ोर या जबर के नतीजे में पैदा किया गया हो, ज़ाहिर है उसे जबरी इर्तियाश कहेंगे। इसी तरह से इंग्लिश अल्फाज पे अगर आप गौर करें, फोर्स्ड वाइब्रेशंस, इसका मतलब ये होगा कि द वाइब्रेशंस विच आर फोर्स्ड, मतलब ऐसे वाइब्रेशंस जो किसी फोर्स के नतीजे में पैदा होंगे। ओके, तो हम उन्हें कहेंगे जबरी इर्तियाश। आइए इसकी तारीफ़ पर हम एक नज़र डालते हैं। इसकी जो बुनियादी किस्म की जो तारीफ़ बन सकती है वो कुछ ऐसी होगी कि जब किसी जिस्म पर कोई बैरूनी इर्तियाशी क़ुव्वत अमल करती है, तब वो जिस्म उस बैरूनी क़ुव्वत की तवातीर से इर्तियाश करने लगता है। मतलब यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि वो जिस्म वाइब्रेट होगा, वो जिस्म इर्तियाश करेगा, लेकिन कौन सी तवातीर से इर्तियाश करेगा? उस बैरूनी क़ुव्वत की तवातीर से इर्तियाश करेगा। तो वो जो इर्तियाश करेगा उसे जबरी इर्तियाश कहते हैं। ओके, तारीफ़ यकीनन आप लोगों ने इसको नोट कर लिए होंगे या आपको समझ में आ गई होगी। ओके, एक बार फिर से हम ये तारीफ़ को देख लेते हैं। जब किसी जिस्म पर कोई बैरूनी इर्तियाशी क़ुव्वत यानी एक्सटर्नल वाइब्रेटरी फोर्स अमल करती है, तब वो जिस्म उस बैरूनी इर्तियाशी क़ुव्वत की तवातीर से मुर्तइश हो जाता है। उस जिस्म में पैदा होने वाले इस इर्तियाश को जबरी इर्तियाश कहा जाता है। ओके, अब हम इसकी एक मिसाल जो है वो लेते हैं। आप देखिए, फ़र्ज़ करो कि आपने एक पाइप लिए, जो जाहिर सी बात है या तो वो दोनों सिरों पर खुला हुआ होगा या फिर एटलीस्ट उसका एक सिरा जो है वो खुला होगा और दूसरा सिरा बंद होगा। तो कोई भी पाइप आप ले सकते हैं और उसका जो खुला हुआ सिरा है उसके करीब आप, यानी खुले हुए सिरे के करीब आप कोई बजती हुई ट्यूनिंग फोर्क लेकर आइए। मतलब ऐसी ट्यूनिंग फोर्क, ऐसा सुरदो शाखा आपको लाना है जो कि इर्तियाश कर रहा हो, जो कि वाइब्रेशन में हो। तो मुर्तइश सुरदो शाखा को जब आप किसी खुले हुए सिरे के करीब लेकर आओगे तो उस पाइप में से आपको सीटी जैसी बजने की आवाज़ सुनाई देगी। ओके, ये जो सीटी जैसी बजने की जो आवाज़ आएगी, ये आवाज़ उस वक्त तक आती रहेगी जब तक वो वाइब्रेटरी ट्यूनिंग फोर्क जो है वो उस पाइप के ओपन एंड के करीब रहेगी। अगर आप उस ट्यूनिंग फोर्क को हटा देते हैं तो वो आवाज़ आना भी बंद हो जाएगी। अब सवाल ये आता है कि वो आवाज़ किसने पैदा किया? तो आप देखिए, बहुत आसान सी बात है। जिस पाइप का मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ उस पाइप के अंदर हवा मौजूद है, मतलब उसके अंदर एयर कॉलम है, उसमें हवाई सुतून है, और हवाई सुतून के जो ज़र्रात हैं वो आम हालत में अपनी अपनी जगहों पर रुके हुए हैं, मतलब वो सब अपने अपने औसत मकाम पर रुके हुए हैं। लेकिन जब हम मुर्तइश सुरदो शाखा यानी वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क को उस पाइप के सिरे के करीब लेकर आते हैं तो उस ट्यूनिंग फोर्क की जो क़ुव्वत है, वो जो बैरूनी इर्तियाशी क़ुव्वत है, मतलब ट्यूनिंग फोर्क के ज़रिए पैदा होने वाली जो वाइब्रेशंस है, यानी वो जो वाइब्रेटरी फोर्स वहाँ पर अमल कर रही है, तो वो हवाई सुतून के, मतलब वो जो एयर कॉलम या हवा के जो पार्टिकल्स हैं, हवा के जो ज़र्रात है, वो उन सब को डिस्टर्ब कर देगा। और एक बार अगर हवा के तमाम पार्टिकल्स, तमाम ज़र्रात जो हैं, अगर उनमें खलल पैदा हो जाता है, अगर उनमें डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है, तो उसके नतीजे में वो वहाँ पर एक आवाज़ पैदा करेंगे जो कि सीटी जैसी आवाज़ होगी। और जाहिर सी बात है, हवा के तमाम पार्टिकल्स, हवा के तमाम जो ज़र्रात हैं, ये इर्तियाश में उस वक्त पैदा हुए या उनके अंदर इर्तियाश उस वक्त आया जब आपने यहाँ पर एक ट्यूनिंग फोर्क जो है, यानी वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क का जब आपने इस पर अमल किया। उसके बग़ैर ये पार्टिकल्स जो थे, हवा के ये जो ज़र्रात थे, ये इर्तियाश नहीं कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि हवा के ज़र्रात में वाइब्रेशंस पैदा करने के लिए उस ट्यूनिंग फोर्क यानी वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क जो है वो यहाँ पर लाजमी है। उसके बग़ैर जो है वो आवाज़ पैदा नहीं हो रही है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि उस पाइप में मौजूद हवाई सुतून के जो ज़र्रात हैं
उनमें उन सब में फोर्स्ड वाइब्रेशन यानी जबरी इर्तियाश पैदा हुए हैं। ओके, तो पाइप के सिरे पर अगर हम कोई बजती हुई सुरदो शाखा लाते हैं तो उस पाइप में से जो आवाज़ पैदा होगी या उस पाइप में मौजूद हवाई सुतून के ज़रिए जो आवाज़ पैदा होगी वो जबरी इर्तियाश की वजह से पैदा होगी। ओके, अब यहाँ पर हम जबरी इर्तियाश जो है उसकी कुछ खुसूसियात पे नज़र डालते हैं। ओके, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आपके सामने यहाँ पर 3 नुकात नज़र आ रहे हैं। तो जो पहला जो पॉइंट है वो जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि जबरी इर्तियाश जो है उसके लिए बैरूनी इर्तियाशी क़ुव्वत का अमल लाजमी होता है। मतलब जब भी हम फोर्स्ड वाइब्रेशंस की बात करेंगे तो उसके अंदर बैरूनी क़ुव्वत यानी एक्सटर्नल फोर्स का होना इसेंशियल है। इसेंशियल का मतलब, लाजमी का मतलब ये होगा कि अगर आप बैरूनी इर्तियाशी क़ुव्वत नहीं लाओगे तो वो जिस्म के अंदर इर्तियाशी क़ुव्वत, उस जिस्म के अंदर जबरी इर्तियाश भी पैदा नहीं होंगे। ओके, तो मुझे यकीन है आपको पहला जो पॉइंट है या पहली जो खासियत है वो समझ आ गई होगी। ओके, दूसरी जो खासियत है वो ये है कि जबरी इर्तियाश के दौरान जिस्म हमेशा उस बैरूनी इर्तियाशी क़ुव्वत की तवातिर से इर्तियाश करता है। मतलब जिस्म के अंदर जो इर्तियाश पैदा होते हैं उन इर्तियाशों की तवातिर जो है वो एक्चुअली क़ुव्वत की तवातिर होती है, वो उस जिस्म की फ़ितरी तवातिर नहीं होती है। यानी जिस्म अपनी फ़ितरी तवातिर से इर्तियाश नहीं करता है। ओके, और इसी तरह से एक और ख़ासियत आप ध्यान में रखिए, तीसरी और आखिरी पॉइंट वो ये है कि जबरी इर्तियाश जब होता है तो वो उस वक्त तक चलता रहता है जब तक कि बैरूनी इर्तियाशी क़ुव्वत अमल कर रही हो। यानी जब तक बैरूनी इर्तियाशी क़ुव्वत अमल करती रहेगी तब तक वो जिस्म अपने जबरी इर्तियाश को जारी रखेगा, अदरवाइज़ वो जबरी इर्तियाश जो है वो बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 2 पॉइंट्स अभी तक गौर करे। एक आज़ाद इर्तियाश जिसके अंदर बैरूनी इर्तियाशी क़ुव्वत ज़रूरी नहीं थी, और अब हमने देखा जबरी इर्तियाश जिसके अंदर बैरूनी इर्तियाशी क़ुव्वत लाजमी होती है। अब हम देखते हैं इसी के साथ जुड़ी हुई और एक टर्म जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है गुमक या गूंज। इंग्लिश में इसे रेजोनेंस कहते हैं। ज़्यादातर उर्दू में मतलब 99% हम जो वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए वो गुमक ही है। ओके, अब देखिए गुमक क्या चीज़ होती है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि गुमक जो है बेसिकली वो फोर्स्ड वाइब्रेशन ही है। यानी रेजोनेंस जो है एक्चुअली वो फोर्स्ड वाइब्रेशन का एक स्पेशल केस है। चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन जो है वो बताता हूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या है, फिर हम उसकी वजाहत कर लेंगे। सबसे पहले आप जैसा आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, इसकी तारीफ कुछ इस तरह से होगी। मतलब गुमक का मतलब ये होगा, यानी रेजोनेंस का मतलब कुछ इस तरह से हो सकता है, जब किसी जिस्म पर कोई बैरूनी इर्तियाशी क़ुव्वत अमल करती है जिसकी तवातिर यानी उस क़ुव्वत की तवातिर उस जिस्म की फ़ितरी तवातिर के बराबर हो, उस वक्त उस जिस्म में जो जबरी इर्तियाश पैदा होते हैं उन्हें गुमक कहा जाता है। मतलब गुमक के लिए आप यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखिए कि गुमक जो है वो जबरी इर्तियाश का ही एक स्पेशल केस है। लेकिन इसमें होता ये है कि क़ुव्वत जो है बैरूनी इर्तियाशी क़ुव्वत की तवातिर और जिस्म की तवातिर दोनों मैच हो जाते हैं। यानी अगर जिस्म की फ़ितरी तवातिर और अमल करने वाली बैरूनी इर्तियाशी क़ुव्वत की तवातिर दोनों एक दूसरे के बराबर हों तो उस सूरत में उस जिस्म के अंदर जो इर्तियाश पैदा होंगे उन्हें हम जबरी इर्तियाश कहते हैं। ओके, उन जबरी इर्तियाश को हम गुमक कहते हैं। ओके, तो ये थी गुमक की एक सीधी सादी तारीफ़। आइए अब हम गुमक से रिलेटेड कुछ अहम नुकात जो है उन पर गौर करते हैं। जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर आपके सामने यहाँ पर 4 नुकात जो है वो नज़र आ रहे हैं, तो हम एक के बाद एक इन 4 पॉइंट्स पर गौर कर लेते हैं। आप देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि गुमक की हालत दर हकीकत जबरी इर्तियाश की एक मखसूस हालत होती है। मतलब ये कि रेजोनेंस जो है वो फोर्स्ड वाइब्रेशन की एक स्पेशल केस है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, गुमक की हालत में इर्तियाश का हैता आज़म होता है। ये सबसे अहम बात है। आप यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखिए
कि इर्तियाश का जो हैता है वो हमेशा जिस्म की तवातिर और कुव्वत की तवातिर के फ़र्क के साथ माकूस तनासुब में होता है। ओके, यानी यहाँ पर आप इस फॉर्मूले को, यानी ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप नोट डाउन कीजिए कि इर्तियाश का जो हैता है वो हमेशा काय से किसके तनासुब में रहेगा, तो जिस्म की तवातिर और बैरूनी इर्तियाशी कुव्वत की तवातिर का जो फ़र्क होगा, जो डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस के साथ में इर्तियाश का हैता माकूस तनासुब में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना वो डिफरेंस कम होगा उतना इर्तियाश का हैता बढ़ते जाएगा। और अगर मान लो कि जिस्म की तवातिर, फितरी तवातिर और बैरूनी इर्तियाशी कुव्वत की तवातिर दोनों मसावी हो जाए तो उनका जो फ़र्क है वो ज़ीरो हो जाएगा। और अगर उनकी तवातिर का फ़र्क ज़ीरो हो जाता है तो ऐसी सूरत में जाहिर सी बात है इर्तियाश का हैता जो है वो लामहदूद हो जाएगा, मतलब इट विल बी इनफाइनाइट। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि गुमक की जो हालत है उसमें इर्तियाश का हैता आज़म होता है, उससे ज़्यादा इर्तियाश का हैता पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो ये था मतलब यहाँ पर हमने इस चीज़ को देख लिया कि गुमक की ये भी एक बहुत ही ख़ास बात होती है, बहुत ही ख़ास उसकी ये खासियत है। ओके, इसके बाद अब तीसरी जो खासियत है वो आप ध्यान में रखिए कि जब भी किसी जिस्म के अंदर गुमक की हालत पैदा होगी, यानी रेजोनेंस पैदा होगा, तो वो जिस्म हमेशा अपनी फितरी तवातिर से मुर्तइश होता है। मतलब उसके जो इर्तियाश हैं वो हमेशा अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ही वो जिस्म वाइब्रेट करता है, या उसकी जो तवातिर है उस जिस्म के जो इर्तियाश हैं वो हमेशा अपनी फितरी तवातिर के साथ होते हैं। ओके, चौथा और आखिरी पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि गुमक की हालत क्योंकि जबरी इर्तियाश है, इसलिए ये भी हालत उस वक्त तक जारी रहती है जब तक कि बैरूनी इर्तियाशी कुव्वत का अमल जारी रहता है। अगर बैरूनी इर्तियाशी कुव्वत को रोक दिया जाए तो गुमक की जो हालत है वो फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर गुमक की जो 4 खुसूसियात हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। मुझे यकीन है आपको ये समझ में भी आ गया होगा और आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। ओके, आइए अब हम इसके अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि अगला जो पॉइंट हमको यहाँ पे डिस्कस करना है वो है तूली लहरों से पैदा होने वाली साकिन लहर। ओके, आप लोग देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर के बाकी हिस्से के लिए, क्योंकि हम इसको बहुत डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आप इसको समझने के लिए सबसे पहले आप अपने जहन में पहले तो आप एक तार को, मतलब एक स्ट्रिंग को इमेजिन कीजिए। मान लीजिए कि आपने एक तार यानी एक रस्सी लिए और उसका एक सिरा एक जगह पर बांध दिया और दूसरा सिरा अपने हाथ में रखकर आप उसको ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हो। तो आपको पता है कि उस रस्सी में या उस तार के अंदर अर्जी लहरें पैदा होंगी, ट्रांसवर्स वेव्स पैदा होंगी, और फिर वो जो ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं वो आगे बढ़ेंगी और फिर जब उनका इनेकास होगा तो वो आपस में मुनकिस होंगे, यानी आपस में जो जाने वाली इंसिडेंट वेव है यानी वाक़ई लहर और जो वापस आने वाली जो मुनकिसा लहर है, दोनों लहरों के दरमियान इंतबाक का अमल होगा और उसके नतीजे में एक साकिन लहर तैयार होगी जिसे हम अर्जी साकिन लहर कहते हैं। ओके, हम उसे ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव कहेंगे जो कि किसी स्ट्रिंग में पैदा होगा। तो किसी भी स्ट्रिंग के अंदर, किसी भी तार में या धागे में या किसी रस्सी के अंदर जो लहर पैदा होती है बेसिकली वो अर्जी साकिन लहर होती है। लेकिन सवाल यह आता है कि क्या आवाज़ को इस्तेमाल करके, मतलब आवाज़ की लहरों के ज़रिए या तूली लहरों के ज़रिए भी साकिन लहर बन सकती है? तो इस सवाल का जवाब है कि बिल्कुल हाँ, बिल्कुल आवाज़ की लहरों को इस्तेमाल करके या तूली लहरों को इस्तेमाल करके भी साकिन लहरों को बनाया जा सकता है। और जो लहरें, मतलब जो साकिन लहरें इस तरह से तैयार होंगी, तूली लहरों के इंतबाक के नतीजे में जो साकिन लहर तैयार होगी, हम उन्हें तूली साकिन लहर यानी लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव्स कहेंगे। ओके, तो आइए अब हम सबसे पहले इसको समझने के लिए जो है यहाँ पर जो डायग्राम्स आपके सामने जो नज़र आ रही हैं हम इन पर थोड़ा सा गौर करते हैं। आप लोग देखिए इसमें आपके सामने 2 फिगर्स हैं, फिगर ए और फिगर बी। तो मैं सबसे पहले आपको फिगर ए के ताल्लुक़ से कुछ डिटेल्स बताने की कोशिश करता हूँ। आप लोग सबसे पहले इस फिगर को
गौर से देखिए। देखिए इसमें एक पाइप आपके सामने नज़र आ रहा है जिसका एक सिरा बंद है। जो इसका खुला हुआ सिरा है वहाँ पर हमने आवाज़ की कोई तूली लहर को लाए। जब हम वहाँ पर कोई तूली लहर का अमल करेंगे तो वो तूली लहर अंदर मौजूद हवा के जो ज़र्रात हैं उनको वाइब्रेट करेगी। और अगर वो तमाम ज़र्रात यानी हवा के जो ज़र्रात हैं अगर वो वाइब्रेट करेंगे तो क्योंकि वो तूली लहर से ताल्लुक़ रखते हैं इसलिए उन तमाम ज़र्रात का जो इर्तियाश है वो इस पाइप की लंबाई के हमराह या इस पाइप की लंबाई से मुतवाज़ी अंदाज में होगा। ओके। और अगर वो मुतवाज़ी अंदाज में वाइब्रेट होगा तो फिर जो ज़र्रात हैं वो हमको जो है उनका जो वाइब्रेशन है वो तूली लहर के स्टाइल में होगा। मतलब किसी जगह पर हमको तकसीफ़ मिलेंगे और कुछ कुछ मकामत पर तलतीफ़ होंगे। और जब ये तकसीफ़ और तलतीफ़ नीचे की सिमत में आगे बढ़ेंगे तो नीचे वाले सिरे से टकरा कर वो वापस होंगे। और जैसे ही वो वापस होंगे तो जाने वाली लहर यानी वाक़ई तूली लहर और मुनाकिसा तूली लहर के दरमियान इंतबाक का अमल होगा। और इस इंतबाक के अमल के नतीजे में जो चीज़ हमको उन ज़र्रात में नज़र आएगी वो ये है कि बहुत सारे मकामात हमको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर ज़र्रात का इर्तियाश मरकूज़ होते हुए नज़र आएगा। यानी ऐसा लगेगा जैसे ज़र्रात जो है वो एक दूसरे की तरफ एक दूसरे के करीब जमा होने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन नुकात को नोड्स कहेंगे। और कुछ मकामात हमको ऐसे नज़र आएंगे जहाँ से हवा के जो ज़र्रात हैं उनका इर्तियाश हमको एक दूसरे से दूर जाते हुए नज़र आएगा। तो ऐसे जो मकामात होंगे जहाँ पर हवा के ज़र्रात का इर्तियाश एक दूसरे से दूर जाते हुए नज़र आएगा उन सब को हम एंटी नोड्स कहेंगे, मतलब ज़िद उगदे कहेंगे। ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे के पूरे पाइप के अंदर हमको कुछ जगहों पर नोड्स और कुछ जगहों पर एंटी नोड्स नज़र आएंगे। यहाँ पर एक बुनियादी उसूल आप याद रखिए कि अगर आप पाइप का एक सिरा बंद रखते हैं तो जो बंद सिरा होगा वहाँ पर हमेशा नोड तैयार होगा और जो खुला हुआ सिरा होगा वहाँ पर हमेशा एंटी नोड तैयार होगा। तो इस तरीके से फिगर ए के अंदर ये तमाम इर्तियाश हमको क्लियर नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप याद रखिए कि जब भी हम किसी पाइप में तूली साकिन लहर बताने की कोशिश करेंगे तो हम फिगर ए को इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली फ़िगर हो जाएगी और इसके ज़रिए हम बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से हम उसकी स्टडी नहीं कर पाएंगे। ओके। तो इसका जो एक आसान सा जो एक हल निकाला गया वो ये है कि हम पाइप में यानी किसी भी पाइप के अंदर हम लोग तूली साकिन लहर को भी अर्जी साकिन लहर जैसे स्टाइल में तैयार करेंगे। मतलब हम यहाँ पर सिर्फ डायग्राम की हद तक बात कर रहे हैं। आप बिल्कुल कन्फ्यूजन में मत आइए कि यहाँ पर हम पाइप के अंदर जो हम तूली साकिन लहर जो बनाएंगे तो क्योंकि उसको बनाना जो है वो काफ़ी मुश्किल है या इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए हम बनाने के लिए या समझाने के लिए हम पाइप के अंदर जिस साकिन लहर को तैयार करेंगे वो साकिन लहर भी अर्जी साकिन लहर जैसी ही नज़र आएगी। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होगा कि पाइप के अंदर पैदा होने वाली जो साकिन लहर है वो अर्जी साकिन लहर है। पाइप के अंदर अर्जी साकिन लहर तैयार नहीं होती है। पाइप के अंदर जो साकिन लहर तैयार होती है वो हमेशा तूली साकिन लहर होती है, यानी लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव जो है वो ही तैयार होती है किसी भी पाइप के अंदर। पाइप के अंदर ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव नहीं तैयार होती है। ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव हमेशा स्ट्रिंग्स पर मतलब तारों पर या रस्सियों पर तैयार होती है। मुझे यकीन है आपको ये बात जो है वो क्लियर हो गई होगी। तो अब हम यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी आपको पूरे डिटेल्स शुरू में ही समझा दिया था कि साकिन लहर जो है तूली लहरों के ज़रिए बनाई जा सकती है। और इसको बनाने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आप किसी भी पाइप को लीजिए, मतलब या तो आप ओपन पाइप लीजिए या आप क्लोज पाइप लीजिए, और उस पाइप में अगर आपने कोई तूली लहर को दाखिल किया तो तूली लहर जो दाखिल होगी और मुनाकिस होकर जो तूली लहर आएगी, जब दोनों के दरमियान इंतबाक होगा तो तूली साकिन लहर तैयार होगी। और उसे हम जैसा हमने फिगर बी में बताए हैं, इस फिगर बी के मुनासिबत से हम उसको
दिखाएंगे या उसको बताने की कोशिश करेंगे। ओके, आइए अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक यहाँ पर है वो है बुलंद सूरतियाँ और हम आहंग सूरतियाँ। ओके, आप देखिए यहाँ पर वर्ड सूरतियाँ जो है वो हमने इस्तेमाल किए, जबकि आप चाहें तो इनकी जगह पर आवाज़ों को या इर्तियाश को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप यही टर्म्स जो हैं इनको ध्यान में रखें। आप देखिए बुलंद सूरतियाँ, ये जो उर्दू का जो टर्म है, इसके लिए इंग्लिश वर्ड ओवरटोन्स है। ओवर जो वर्ड होता है, ओवर का मतलब होता है एक्स्ट्रा या बुलंद या ऊपर वाली चीज़, और टोन का मतलब आवाज़ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ ऐसी आवाज़ें होंगी जो कि बुनियादी आवाज़ के ऊपर हासिल होंगी। ओके, तो आइए अब हम देखते हैं पहले कि ये बुलंद सूरतियाँ यानी ओवरटोन्स और हम आहंग सूरतियाँ यानी हार्मोनिक्स क्या होते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर आप इसकी कुछ चीज़ें समझ लीजिए। जब किसी तार को छेड़ा जाता है या किसी पाइप में मौजूद हवाई सुतून के अंदर इर्तियाश पैदा करते हैं, तब उसमें साकिन लहर पैदा हो जाती है। जाहिर है, तार को छेड़ोगे तो उसमें अर्जी साकिन लहर तैयार होगी। किसी पाइप के अंदर हवाई सुतून को छेड़ते हैं तो उसके अंदर तूली साकिन लहर तैयार होगी। ये जो साकिन लहर जो तैयार होगी, तो ये हमेशा हुदूदी शराइत मतलब बाउंड्री कंडीशंस पर मुनहसिर होती है। अब इस बात का मतलब क्या होता है, तो आप लोग देखिए कि किसी भी पाइप के अंदर या किसी भी तार के अंदर जब भी इर्तियाश पैदा होंगे, तो उसकी बाउंड्री की जो हालत है, उसके दोनों सिरों की जो हालत है, अगर दोनों सिरों की हालतों को अगर बदलते हैं, उनको अगर चेंज करते हैं, तो उसमें पैदा होने वाले जो इर्तियाश है वो बदल जाते हैं। यानी जैसे मिसाल के तौर पर, अगर आपने एक तार लिए और उस तार की लंबाई को अगर आप चेंज कर रहे हो, और चेंज करने के बाद यानी लंबाई को चेंज करके अगर आप उसके बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट को अगर आप छेड़ते हैं, तो अलग किस्म का इर्तियाश पैदा होगा। अगर आप उसके एक सिरे के करीब अगर आप उस तार को छेड़ते हैं, तो उसमें अलग किस्म के इर्तियाश पैदा होंगे। उसी तरह से अगर आप कोई पाइप लेते हैं और उस पाइप के अंदर अलग अलग तरीक़ों से, मतलब अगर आपके पास ओपन पाइप है तो उसकी बाउंड्री कंडीशंस अलग होंगी, अगर आपके पास एक सिरे पर बंद पाइप है तो उसकी बाउंड्री कंडीशंस अलग होंगी, और दोनों हालतों के अंदर उसमें पैदा होने वाले जो इर्तियाश है वो अलग अलग तवातीर वाले या अलग अलग तूले मौज वाले होंगे। यानी उनमें से पैदा होने वाली जो आवाज़ें हैं या जो अलग अलग जो इर्तियाश हैं, उनकी तवातीर और उनके तूले मौज जो हैं वो अलग अलग होंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहली जो चीज़ हमको पढ़ना है वो ये है कि जब किसी जिस्म को, मतलब तार को या पाइप को, अगर हम उसको छेड़ देते हैं और उसमें अगर इर्तियाश अगर पैदा होते हैं, तो जो सबसे कम तवातीर वाला इर्तियाश होगा, आप इस चीज़ को नोट करें बराबर, कि जब किसी जिस्म को आप इर्तियाश करते हैं तो वो बहुत अलग अलग किस्म के अंदाज में इर्तियाश करेगा। बाउंड्री कंडीशंस की मुनासिबत से उसमें बहुत सारे इर्तियाश पैदा होंगे, लेकिन उन तमाम इर्तियाशों में जो सबसे कम तवातीर वाला इर्तियाश होगा, हम उसे बुनियादी इर्तियाश यानी फंडामेंटल वाइब्रेशन कहेंगे। तो कम से कम तवातीर वाला जो इर्तियाश है वो हमारा बुनियादी इर्तियाश है। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि वो कम से कम तवातीर वाला है और उसका नाम अगर हमने बुनियादी रखा है, फंडामेंटल अगर रखा है, इसका मतलब ये है कि वो जो तवातीर होगी, कम से कम तवातीर, हम उसे बुनियादी तवातीर या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो इस तरीके से जब हम इसकी तारीफ़ बयान करेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगी कि किसी भी जिस्म के अंदर पैदा होने वाले तमाम इर्तियाशों में से जो कम से कम तवातीर वाला इर्तियाश होता है वो फंडामेंटल वाइब्रेशन होता है, और फंडामेंटल वाइब्रेशन यानी बुनियादी इर्तियाश की हालत में जो तवातीर होती है वो उस तवातीर को बुनियादी तवातीर या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ओके, यहाँ पर एक और चीज़ आप याद रखिए, तवातीर के साथ यानी क्योंकि हम बुनियादी तवातीर की बात कर रहे हैं, तो इस बुनियादी तवातीर के लिए और एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो है हम आहंग। ओके, तो इसी को हम पहली हम आहंग सूरती भी कहते हैं। यानी जो बुनियादी तवातीर का जो इर्तियाश होगा,
या ये जो बुनियादी इर्तियाश होगा, हम इसी इर्तियाश को पहली हम आहंग सूरती या फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप एक और चीज़ ध्यान में रखें कि अगर इस बुनियादी इर्तियाश को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा उस जिस्म के अंदर जितने भी इर्तियाश पैदा होंगे, जो मतलब उस जिस्म के अंदर हमको हकीकत में जो तमाम इर्तियाश जो नज़र आएंगे या मिलेंगे उस जिस्म के अंदर तमाम इर्तियाश, उन तमाम इर्तियाशों को यानी बुनियादी इर्तियाश के बाद उससे ज़्यादा, उससे ओवर, उससे एक्स्ट्रा जो भी इर्तियाश पैदा होंगे वो तमाम इर्तियाशों को हम ओवरटोन्स कहेंगे, मतलब बुलंद सूरतियाँ कहेंगे। ओके, तो इस तरीके से जब तमाम इर्तियाशों का अगर हम स्टडी करते हैं किसी भी जिस्म के अंदर, तो वो तमाम इर्तियाश जिनकी तवातीर बुनियादी तवातीर का कामिल अज़ाफ मतलब इंटीग्रल मल्टीपल हो, उन तमाम को हम हार्मोनिक्स कहेंगे, मतलब उन तमाम को हम आहंग सूरतियाँ कहेंगे। लेकिन आप आगे चलकर मतलब इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि कुछ जिस्म ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर तमाम हार्मोनिक्स नहीं पाए जाते, कुछ हार्मोनिक्स होते हैं और कुछ हार्मोनिक्स गायब हो जाते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि दुनिया के किसी भी जिस्म के अंदर उसके जो अलग अलग जो इर्तियाश होते हैं, उन तमाम इर्तियाशों के अंदर सब के सब मतलब तमाम के तमाम हार्मोनिक्स का पाया जाना लाजमी नहीं होता। मतलब हो सकता है कि कुछ जिस्म ऐसे होंगे जिसके अंदर ताक और जुफ्त यानी इवन और ऑड सारे हार्मोनिक्स होंगे, लेकिन दुनिया में कुछ जिस्म ऐसे भी हो सकते हैं जिनके अंदर कुछ हार्मोनिक्स जो हैं वो नहीं होंगे। मतलब मान लो कि अगर किसी जिस्म के अंदर जुफ्त हार्मोनिक्स अगर मौजूद हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हो सकता है उनके अंदर ताक हार्मोनिक्स गायब हो जाएं। ओके, ये सब हम इसके बाद वाले लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। आइए अब हम सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। बुलंद सूरतियाँ या ओवरटोन्स का क्या मतलब होगा? तो एकदम सिंपल वर्ड में अगर अल्फाज में अगर हम बात करें तो उसकी तारीफ़ कुछ ऐसी होगी, बुनियादी इर्तियाश के बाद ज़्यादा तवातिर वाले जितने भी इर्तियाश हासिल होते हैं उन सब को बुलंद सुर या बुलंद सूरतियाँ यानी ओवरटोन्स कहते हैं। ओके, आइए अब हम देखते हैं कि ये जो ओवरटोन्स हैं इनके और डिटेल्स हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर। मान लो कि बुनियादी इर्तियाश कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो पहली बार जो इर्तियाश आपको मिलेगा हम उसे कहेंगे पहला बुलंद सुर यानी पहला ओवरटोन। पहले ओवरटोन के बाद जो अगला इर्तियाश हमको मिलेगा हम उसे कहेंगे दूसरा बुलंद सुर यानी सेकंड ओवरटोन। सेकंड ओवरटोन के बाद यानी दूसरे बुलंद सुर के बाद जो अगला जो इर्तियाश हमको मिलेगा उसे हम कहेंगे तीसरा बुलंद सुर यानी थर्ड ओवरटोन, और इसी तरीके से एक के बाद एक अलग अलग ओवरटोन मिलते चले जाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही है कि बुनियादी तवातीर वाली आवाज़ तो होगी, लेकिन उस बुनियादी तवातीर वाली आवाज़ के बाद जितने भी इर्तियाश पैदा होंगे वो सब के सब ओवरटोन होंगे। ओके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब यहाँ पर इवन और ऑड की कोई शर्त नहीं होगी, सारे के सारे ओवरटोन्स जो है वो हमको किसी भी जिस्म के इर्तियाश के अंदर मिलेंगे या नज़र आएंगे। ओके, ओके, तो अब हमारा जो दूसरी टर्म हमको देखना है वो है हम आहंग सूरतियाँ यानी हार्मोनिक्स। आप लोग देखिए, सबसे पहले हम उसकी तारीफ़ पे नज़र डालते हैं। बुनियादी तवातीर या बुनियादी तवातीर के कामिल अज़ाफ़ यानी इंटीग्रल मल्टीपल वाले तमाम इर्तियाशों को हम आहंग सूरतियाँ यानी हार्मोनिक्स कहा जाता है। ओके, यानी हम आहंग सूरतियाँ या हार्मोनिक्स का मतलब होगा ऐसे इर्तियाश जिनकी तवातीर या तो बुनियादी तवातीर के बराबर हो या बुनियादी तवातीर के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर हो। ओके, यहाँ आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, इस तारीफ़ की एक बुनियादी बात ये भी है उसके अंदर कि चाहे इनमें से कुछ हकीकी तौर पर मौजूद ना भी हों, तो मतलब ये कि सारे के सारे हार्मोनिक्स का पैदा होना या उनका पाया जाना जो है वो लाजमी नहीं होता है। आइए इसी चीज़ को हम थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं। बुनियादी तवातीर वाला इर्तियाश अगर है तो क्योंकि वो ख़ुद ही बुनियादी तवातीर वाला है, इसीलिए हम उसे कहेंगे पहली हम आहंग सूरती मतलब फ़र्स्ट हार्मोनिक। अगर कोई इर्तियाश जो है वो बुनियादी तवातीर से उसकी तवातीर 2 गुना हो
तो हम उसे कहेंगे दूसरी हम आहंग सुरती, मतलब सेकंड हार्मोनिक। उसी तरह से अगर मान लो कोई इर्त्याश जो है उसकी तवातीर बुनियादी तवातीर से 3 गुना हो, तो हम उसे कहेंगे तीसरी हम आहंग सुरती, यानी थर्ड हार्मोनिक, एंड सो ऑन। इसके बाद चौथी, पांचवी, ऐसे कितने भी आप लोग यहाँ पर हम आहंग सुरतियाँ जो है वो ले सकते हैं। लेकिन जो बुनियादी बात है वो ये है कि सारे के सारे हार्मोनिक्स का किसी जिस्म के अंदर हकीकतन पाया जाना जो है वो लाजमी नहीं होता है। प्रैक्टिकली यानी तजुर्बात के ज़रिए और थ्योरेटिकली भी ये चीज़ साबित हो चुकी है कि दुनिया में कुछ जिस्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स, मतलब ताक हम आहंग सुरतियाँ जो है वो पाई जाती हैं। उनमें जुफ्त हम आहंग सुरतियाँ यानी इवन हार्मोनिक्स उनके अंदर नहीं पाए जाते या एब्सेंट होते हैं। तो जब हम अगले लेक्चर की तरफ जब हम जाएंगे, तो अगले लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह जब वो मिसाल आएगी तो उस वक्त डिटेल्स में हम उस चीज़ को कवर करेंगे। मुझे यकीन है कि आज आपको तमाम जो बुनियादी नोयत की जो टर्म्स हैं वो समझ में आ गई होंगी। आप इन सब को नोट डाउन कर लीजिए और इनकी स्टडी कीजिए। अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो मुझसे रब्ता कायम कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कीप स्टडीइंग। अस्सलाम वालेकुम।